हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड 2023 बैच के लिए टारगेट DBGD एग्ज़ाम को लेके। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 7वां होने वाला है। 6 क्लास अभी तक आपने नहीं देखा है तो पर क्लास में लगभग 50 से 60 क्वेश्चन करा दिए जाते हैं और अभी तक आपने 6 क्लास नहीं देखा है तो भाई साहब बहुत बड़ी भूल गलती जो कहिए कह सकते हैं कर रहे हैं आप। उसके बाद एग्ज़ाम से निकलने के बाद आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है जब आपका एग्ज़ाम से पाला पड़ेगा। ओके, तो साइंस और जीके का यहाँ पे मिक्स प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। पहले जीके डिस्कस करते हैं, फिर साइंस को डिस्कस किया जाता है। लगभग ये साइंस में आपको 10 क्वेश्चन आते हैं और जीके में 5। ओके, टोटल 15 क्वेश्चन और लगभग यहाँ पे हम आपको 50 से 60 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लिया जाता है 25 से 30 मिनट के अंदर। तो पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में है वही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कराया जाता है। पर डे आपको लाइव 4 PM पे आ जाना है और आपको क्लास यहाँ पे मिल जाएगा और इसका प्लेलिस्ट बना है, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड सपना है डिफेंस में स्पेशली कोस्ट गार्ड में जाना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट, जो भी क्लासेस अपडेट इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो लेके चलेंगे क्वेश्चंस पे, तब तक के लिए लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जय हिंद लिख दीजिए एंड हाउस द जोश एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, तो क्लास नंबर 7वां होने वाला है और स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, केनहरी की गुफाएं स्थित है। ये आपको बताना है केनहरी की गुफाएं। बहुत बार आपने सुना होगा एलिफेंटा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। आज हम बात करने वाले हैं केनहरी की गुफाएं स्थित है। तो ये प्रमुख आपका पर्यटन स्थल भी है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए सोचा इसको भी डिस्कस कर लिया जाए। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखा होगा आपने कि एलोरा की गुफाएं पूछ लिया, एलिफेंटा की गुफाएं पूछ लिया, अजंता की गुफाएं पूछ लिया। तो ये एक केनहरी की गुफाएं स्थित है कहाँ पे? ऑप्शन ए में दे रखा है मुंबई, बी मध्य प्रदेश, सी कोलकाता एंड डी दे रखा है नॉन ऑफ दिस, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, केनहरी की गुफाएं स्थित है कहाँ पे स्थित है? फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने नहीं किया है तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए भाई साहब, सपोर्ट दिखाइएगा तभी जाके आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और क्लास कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो केनहरी की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? चलिए राइट आंसर दीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में, तब तक मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो ये है आपका स्थित कहाँ पे भाई साहब? तो मैं आपको बता दूँ ये आपका है मुंबई। मुंबई में कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में आपका ये केनहरी की गुफाएं स्थित है। ओके, तो ये आप नोट कर सकते हैं। और इसको निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? बौद्ध द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? बौद्धों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं। ओके, बाकी आपसे पूछेगा नहीं पूछेगा, मुंबई महाराष्ट्र आपको याद रखना है। अगर बात कर ले एलिफेंटा की गुफाएं, तो एलिफेंटा की गुफाएं भी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। ओके, और शायद आपने 5-6 क्लास देखा होगा तो ये आपको पता हो गया होगा, ये भी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगर बात कर ले हम आपको क्या चीज़, तो अगर हम बात करें मुंबई में और कौन कौन से हैं तो आपका औरंगाबाद, एक औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं, ये नोट कर लीजिए, अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं जो है ये आपका औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र, नोट कर लीजिएगा। ओके, ये कहाँ पे? औरंगाबाद है। एक आता है एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, तो एलोरा की गुफाएं भी है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में, और आपका एलिफेंटा की गुफा और केनहरी गुफा ये आपका कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात कर ले यहाँ पे आपका, और जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि खजुराहो मंदिर आपको पता होगा। खजुराहो कहाँ पे है आपको पता होगा? खजुराहो तो वो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। खजुराहो, राइट। जैसे कि मैंने बताया खजुराहो मंदिर आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एक गुफा और है, माँ भीमबेटका की गुफा है और भीमबेटका की गुफा, ये सब मैंने करा रखा ऑलरेडी, तो आपने देखा होगा तो आपको आइडिया होगा। चलिए, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। ओके, तो फटाफट चलिए लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बीबी का मकबरा कहाँ पे है? राइट, और ये भी इससे रिलेटेड ही है, मतलब कि वहीं पे आसपास ही है, तो आप समझ लीजिए बीबी का मकबरा। राइट, ये आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए।
चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है 24 फरवरी, बी दे रखा है 21 फरवरी एंड सी दे रखा है 28 फरवरी और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। मतलब इतना से इससे तो इस ऑप्शन से ऐसा लग रहा है कि इसी मंथ में मनाया जाता है। मतलब फरवरी मंथ चल रहा है तो फरवरी में ही मेरे को, और समझ लीजिए फरवरी में ही मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए एक तो है आज 21 फरवरी, तो चलिए आज ही के दिन मनाया जाता है। आप नोट कर लीजिए 21 फरवरी को। ओके, अगर हम बात कर ले 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो वो भी आप नोट कर लीजिए। कोई बताना चाहेगा क्या 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कोई बताएगा? देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो आपका 24 फरवरी को मनाया जाता है वो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। तो आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। आप नोट कर लीजिए भाई साहब। 28 फरवरी को बात कर ले तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आज ही के दिन 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये आपको नोट कर लेना है। 1 फरवरी का और इम्पॉर्टेंट है आपका विश्व कैंसर दिवस, ये भी फरवरी में ही मनाया जाता है। इसका आंसर आपको बताना है। विश्व कैंसर दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? फरवरी में। तो ये आपका मनाया जाता है 4 फरवरी में। चलिए फरवरी वाले डेज आपके क्लियर हुए। एक क्वेश्चन आपके किसी न किसी सेट में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है एशियान का मुख्यालय है। एशियान का मुख्यालय कहाँ पे है वो आपको बताना है। ASEAN इसका मुख्यालय कहाँ पे है? देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। आपका सो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज जेनेवा एंड सेकंड ऑप्शन इज जकार्ता एंड थर्ड ऑप्शन इज मनीला एंड डी नॉन ऑफ दिस, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? A, B, C एंड D। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ओके, तो चलिए मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। जैसन का मुख्यालय कहाँ पे है और इसका अगर हम बात करें तो इसको अगर इसका पूरा नाम बताया जाए, अगर इसका फुल फॉर्म हो आपके इसमें नहीं पूछेगा फुल फॉर्म, राइट। ये आपके नेवी वगैरह एग्जाम में पूछ लेता है, राइट। वैसे मैं आपको कोई बताना चाहे तो बता देता, मैं आपको बताता हूँ। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका जो फुल फॉर्म है पूरा होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगर नोट करना चाहे तो कोई नोट कर लीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, एशियन नेशन आपको नोट कर लेना है। ओके, हाँ चलिए इसका मुख्यालय मैं बता दूँ। इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पे है? जेनेवा, जकार्ता, मनीला एंड नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो मुख्यालय है आपका है जकार्ता में, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात कर ले यहाँ पे और भी जैसे कि ऑप्शन दे रखा है, तो मनीला की बात कर ले तो मनीला में कौन सा आपका किस चीज़ का है? तो है ADB का, राइट। ADB का मतलब बोले तो AD और B। ADB का मतलब कोई बताएगा? ADB का फुल फॉर्म कोई बताएगा? तो इसका होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, जिसका स्थापना हुआ था 1966 में एंड इसका मुख्यालय मनीला में है। ADB, राइट, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका है। और इसका स्थापना जो हुआ था वो 1966 में हुआ था और मुख्यालय है आपका मनीला में। तो ये आपको नोट कर लेना है, राइट। अगर बात करें एशियन का, इसका आपका कब हुआ था स्थापना? तो ये आपका स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 को। ओके, इसका स्थापना कब हुआ था? जो ये वाला है ना जकार्ता, जो एशियन का स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 में। तो ये आपको नोट कर लेना है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जेनेवा में कुछ इम्पॉर्टेंट है जो मैं बता दूं, जैसे कि आपका गैट का मुख्यालय कहाँ पे है? गैट का मुख्यालय जेनेवा में, GATT, इसको कैपिटल में ही लिखा जाता है। तो आप चलिए मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। गैट का मुख्यालय जेनेवा में। अगर बात कर ले जेनेवा में और क्या चीज़ का मुख्यालय है, तो वो है रेड क्रॉस का,
रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। जेनेवा में बात करें तो WTO विश्व मतलब कि व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी इसका जो मुख्यालय है वो भी आपका कहाँ पे है? जेनेवा में ही है। जेनेवा में और भी चीज़ें हैं जैसे कि WCC आपका जेनेवा में ही है। इसका मतलब क्या होता है भाई साहब? तो WCC का मतलब होता है आपका वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, राइट। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अगर बात कर ले EEC, इसका भी कहाँ पे है मुख्यालय? इसका भी आपका है मुख्यालय कहाँ पे है भाई साहब? नोट करते चलिएगा। ECC इसका मतलब क्या होता है? यूरोपीय ऊर्जा आयोग, राइट। यूरोपीय ऊर्जा आयोग, इसका भी मुख्यालय जेनेवा में ही है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। अगर जेनेवा में और बात कर ले जैसे, तो जेनेवा में और भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया, राइट। एक होता है यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC होता है, एक ECC होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में EEC, सॉरी थोड़ा सा मैं मिस्टेक, यूरोपीय EEC हाँ नहीं, ये भी यूरोपीय ऊर्जा एंड यूरोपीय ऊर्जा चर्चेज और यूरोपीय ऊर्जा आयोग ये होता है, और इसका होता है यूरोपीय आर्थिक समुदाय। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जेनेवा में ही। ओके चलिए, अब बाकी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है भारत और चीन के बीच में सीमाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं की बात की जा रही है कि कौन सी सीमाएं हैं भारत और चीन के बीच में। बहुत सारे लोगों को याद होता है भारत पाकिस्तान के बीच में, आपको बताना है भारत चीन के बीच में। लगभग सभी को भारत पाकिस्तान के याद रहता है। भारत चीन वाला बात करते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है रेडक्लिफ रेखा, ओके। एंड बी दे रखा है ऑप्शन आपका, योर ऑप्शन इज बी मेनरहीम रेखा, एंड थर्ड ऑप्शन इज मैकमोहन रेखा, एंड फोर्थ ऑप्शन मतलब कि डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ओके चलिए, मैं राइट आंसर कौन देता है, चलिए तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन से ही, बाद में आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। तो अगर बात कर ले तो रेडक्लिफ रेखा की बात करें, आप आंसर दीजिए, मैं इसको ऑप्शन को मतलब कि जो भी ऑप्शन है उसको क्लियर करता हूँ। तो रेडक्लिफ आपका है कहाँ पे? रेडक्लिफ रेखा है भारत एवं पाकिस्तान के बीच में, तो ये नोट कर लीजिएगा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ। तो इसको याद कैसे करेंगे रेडक्लिफ को? भाई रेड मतलब खतरा, और हमेशा भारत पाकिस्तान के बीच में ऐसा सिचुएशन बना रहता है। तो ये भी आप नोट इस तरीके से आप बना सकते हैं। भारत और चीन के बीच में आपका जो होता है वो है मैकमोहन रेखा। इसको मोहन मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये आपका मोहन नहीं होगा, मोहन। मैकमोहन रेखा जो होता है वो होता है भारत और चीन के बीच में, जो कि ऑप्शन थर्ड आपका जो दे रखा है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगर मेनरहीम रेखा की बात कर ले, राइट, मेनरहीम लाइन की बात करें तो यह है रूस एवं फिनलैंड के बीच में। कहाँ पे है भाई साहब? रूस एवं फिनलैंड के बीच में। तो नोट करिए, रूस एवं फिनलैंड के बीच में। तो ये आपको नोट कर लेना है। 1 2 और बचा है आपका। 8 रेखा होता है, मतलब कि दे रखा है, जैसे कि मैकमोहन रेखा आपको बता दिया मैंने, मैकमोहन, रेडक्लिफ रेखा हो गया, मेनरहीम हो गया। चलिए 2 3 और बचा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात कर ले हिंडनबर्ग रेखा की, तो ये किस देश के बीच में है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है, तो हिंडनबर्ग जो रेखा है ये आपका है कहाँ पे? तो जर्मन एवं पोलैंड। नोट करते चलिएगा फटाफट, जर्मन एवं पोलैंड के बीच में, जर्मन एवं पोलैंड ही है आपका। अगर बात कर ले मैगिनॉट रेखा की, तो मैगिनॉट रेखा नोट करिए फटाफट भाई साहब। मैगिनॉट रेखा जो होता है वो होता है आपका जर्मनी फ्रांस के बीच में। अगर डूरंड रेखा की बात करें, राइट, अगर डूरंड रेखा की बात करें, डूरंड रेखा की, तो ये है आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगर बात करें 1 2 और होता है, उसको भी क्लियर कर ही देते हैं। 38वीं समांतर रेखा
चलिए, दो आपको ऑप्शन बताता है, 38वीं समांतर रेखा और आपका होता है 49वीं समांतर रेखा। ये आपको ऑप्शन में बताना है, कमेंट बॉक्स में, राइट, लाइव वाले में नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन देता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है जीके का। उसके बाद हम डिस्कस क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस क्या चीज़ करेंगे, तो डिस्कस करेंगे आपका साइंस। तो फ्रीडम ऑफ फ्यूर पुस्तक के लेखक है कौन है भाई साहब? फ्रीडम ऑफ फियर पुस्तक के लेखक ऑप्शन ए में दे रखा है शशि थरूर, बी में दे रखा है लाल कृष्ण अडवाणी, सी में आंग सान सू की दे रखा है, एंड जो फोर्थ ऑप्शन आपका दे रखा है नॉन ऑफ दिस, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, फ्रीडम ऑफ फेयर पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए, तो मैं आपका राइट आंसर बता दूं, फ्रीडम ऑफ फेयर जो पुस्तक है उसके लेखक है आंग सान सू की। ओके, चलिए, और शशि थरूर जो पुस्तकें लिखी है उन्होंने, जो कि आपका है एक तो द ग्रेट इंडियन नोवेल, बहुत ही मतलब कि फेमस है, और ये आपके एग्ज़ाम में कई बार आ भी चुका है, मतलब कि कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम नहीं है, कई बार एसएससी वगैरह में पूछ लिया गया है द ग्रेट इंडियन नोवेल। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंडियन नोवेल। और एक और है शशि थरूर की पुस्तक का नाम बुकलेस इन बगदाद, राइट, लिख देना है बुकलेस इन बगदाद। तो ये आपको नोट कर लेना है। ओके, अगर लाल कृष्ण अडवाणी की पुस्तकों की बात कर ले तो माई कंट्री माई लाइफ इनकी पुस्तक का नाम है, आप नोट कर सकते हैं। ओके, माई लाइफ माई कंट्री जो इनका पुस्तक है, सॉरी मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, उल्टा बोल दिया, माई कंट्री माई लाइफ। ओके, माई कंट्री माई लाइफ जो पुस्तक है वो है लाल कृष्ण अडवाणी। ओके, और अनसंग सॉन्ग फ्रीडम फेयर शशि थरूर द बुकलेस इन बगदाद एंड द ग्रेट इंडियन नोवेल। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हुआ 5। कितने सही हुआ आपको बताना है 5 में से। ओके, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर साइंस वाला डिस्कस करते हैं। ओके, तो साइंस वाला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अब केंद्रीय बल की अनुपस्थिति में कौन सी गति जो है संभव नहीं है। इसकी अगर अनुपस्थिति रहेगी, मतलब अभिकेंद्रीय बल नहीं रहेगा, तो क्या संभव नहीं है आपको बताना है, और आप लोग आंसर दीजिए। और एक बात और ध्यान रखिए, लाइक कर दीजिए भाई साहब, जिसने नहीं किया है शेयर भी कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट हमें मिल जाए। ओके, अगर क्लास कंटिन्यू चाहते हैं तो ओके, तो लाइक शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक चीज़ और, अभी तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आपका अगले मंथ में ही एग्ज़ाम है, मार्च में। ओके, तो मार्च में एग्ज़ाम है, तो परीक्षा पे टेस्ट बाय कर सकते हैं और वहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं। परीक्षा ऐप पे डिस्क्रिप्शन में परीक्षा ऐप का लिंक दे रखा है, वहाँ पे टेस्ट लगाइए। आपको परम 50 कोड यूज़ करिएगा, टेस्ट बाई करते समय परम 50 कोड यूज़ कीजिएगा कैपिटल लेटर में, तो 50% का आपको डिस्काउंट हो जाएगा। कितने परसेंट का? 50% का डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट कितने साल तक? 1 ईयर की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, इसमें 1 ईयर की वैलिडिटी मिल जाएगी, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए, सीडीएस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, जो भी आपके एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं उसमें। ओके, सारे एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट लगाइए 1 साल तक, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आप जिसको लेना होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे रखा है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। चलेंगे, हम ऑप्शन आपका दे रखा है वृत्तीय गति, बी में आपका दे रखा है आपका रेखीय गति, सी दोनों, एंड डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो अब केंद्रीय बल की अनुपस्थिति में कौन सी गति संभव नहीं है वो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, अब केंद्रीय बल जो अब अनुपस्थित रहेगा तो उसके अनुपस्थिति में हम वृत्तीय गति संभव नहीं है, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि मतलब कि वृत्तीय गति आपका संभव ही नहीं है। वृत्तीय गति के मतलब कि अभिकेंद्रीय बल की अगर नहीं रहे तो वृत्तीय गति हो ही नहीं सकता है भाई। इसमें होता क्या है, एक जो बल होता है वो आपका केंद्र की ओर लगता है, जो आपका अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और जिसके कारण ही आपका वृत्तीय गति जो है वो संभव हो पाता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। अगर वृत्तीय गति की फॉर्मूला की बात कर ले तो वृत्तीय गति का जो फॉर्मूला, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला जो होता है, ओके, आपका सेंट्रीपेटल फोर्स जिसे कहते हैं, उसका फॉर्मूला हो जाता है mv²/r, सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। एक होता है अपकेंद्रीय, तो अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय में कन्फ्यूजन ना है, अपकेंद्रीय वृत्तीय गति के लिए। और अपकेंद्रीय बल का जो होता है ना, जो आपका आप देखे होंगे मक्खन वगैरह निकालने के लिए अपकेंद्रीय बल का इस्तेमाल वहाँ पे
किया जाता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और जितने इसका आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसमें दूध से जो मक्खन वगैरह निकालते हैं ना, अपकेंद्रीय बल के कारण ही निकाला जाता है, अपकेंद्रीय बल से। ओके, तो ये थोड़ा सा आपका क्लियर हो गया होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, और क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड में दे रखा है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो क्या होता है। तो बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर नीचे गिरेगा एकाएक तो उस समय क्या होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है आंधी आना, वर्षा होना, शार्प मोशन, एंड डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि एकाएक अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिरता है तो राइट आंसर क्या होगा। जो एकाएक अगर गिरेगा तो बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक अगर नीचे गिरता है तो उस समय आपका सिचुएशन जो बनता है वो होता है क्या, आंधी आने की संभावना बनती है, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्षा होने की संभावना कब होगी, जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना। साफ मौसम, धीरे धीरे ऊपर जब चढ़ता है आपका बैरोमीटर का पाठ्यांक, राइट, धीरे धीरे ये नीचे, धीरे धीरे ऊपर, तो साफ मौसम, ये आपको ध्यान में रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या दे रखा है कि श्रव्य तरंगे होती है वो आपको बताना है। एंड ऑप्शन ए में दे रखा है 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है 20 हर्ट्ज से ऊपर। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि श्रव्य जो तरंगे होती है उसे मतलब कि कितना, मतलब उसका आवृत्ति जो होता है कि क्या होता है, श्रव्य तरंगे किसे कहते हैं। तो सीधा सीधा अगर बात करें तो यहाँ पे जो 20, चलिए ऑप्शन आप राइट आंसर दीजिए, देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर श्रव्य तरंगे होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे श्रव्य तरंगे कहते हैं। अगर बात कर ले 20 हर्ट्ज से नीचे की तो ये होता है अपश्रव्य। अवश्रव्य तरंगे जो होती है इसे कहते हैं 20,000 से नीचे। अगर बात करें प्राश्रव्य तरंगे जो होती है ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, प्राश्रव्य तरंगे। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम बात करते हैं, और हमारा कान जो होता है वही ये 20,000 से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाला ही सुनता है, जिसे श्रव्य तरंगे कहते हैं। और ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाला जो होता है ना, ये जानवरों के द्वारा, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि के द्वारा ये वाला सुना जाता है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है सोडियम क्लोराइड का उपयोग होता है। आपको बताना है सोडियम क्लोराइड का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है खाने के रूप में, आचार के परिरक्षण में, सी दोनों में, एंड डी दे रखा है नॉन ऑफ दीज। तो बताना है सोडियम क्लोराइड का जो दे रखा है इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है किस लिए, तो ऑप्शन ए है खाने के रूप में, आचार के परिरक्षण में, या फिर दोनों में। तो चलिए मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे सोडियम क्लोराइड को और एक किस नाम से जानते हैं वो आपको बताना है। ओके, ऑप्शन में, मतलब कि कमेंट बॉक्स में सोडियम क्लोराइड का अन्य नाम क्या होता है वो आपको बताना है, साथ में आपको सूत्र भी इसका बताना है। ओके, चलिए इसका सूत्र मैं बता देता हूँ। इसका जो सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड का। और इसका अन्य नाम क्या है, किस नाम से जाना जाता है एक और, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि सामान्य विज्ञान दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता, दाब बढ़ाने पर जो आपका द्रव में जो होता है गैस की विलेयता वो क्या होता है, इस पर आपको द्रव में गैस की विलेयता होता है, बढ़ती है, घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। डी दे रखा है नॉन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व होता है। तो ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है 2.2, ऑप्शन बी में दे रखा है 2.4, एंड ऑप्शन सी दे रखा है 4.2, एंड डी दे रखा है नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है आपको बताना है। चलिए तो मैं आपका राइट आंसर बता दूं, जो ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व होता है वो होता है 2.2। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे।
और सेशन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए, शुद्ध हीरा होता है आपको बताना है, और क्वेश्चन नंबर है 7 और ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पे पारदर्शक, बी रंगहीन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलती करने वाले हैं। ओके, देखते हैं ज़्यादा सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो शुद्ध हीरा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब वो पारदर्शक होता है कि रंगहीन होता है कि दोनों होता है। तो मैं आपको बता दूं वो होता है पारदर्शक, रंगहीन, दोनों होता है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI आप इसे लगा लीजिएगा, VVI जो भी लगाना है लगा लीजिए। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी दे रखा है सेंट्रियोल और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो राइबोसोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ओके, अगर बात कर ले यहाँ पे, तो अगर बात करें यहाँ पे तो जो यहाँ पे ये दे रखा है ना लाइसोसोम, तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं, तो लाइसोसोम को आपको आत्मघाती थैली कहते हैं, जो कि कल मैंने आपको बताया था क्लास में। ओके, आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। और क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है गंजापन किस कवक के कारण होता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपका दे रखा है टीनिया पेडिस, ऑप्शन बी दे रखा है टीनिया कैपिटिस, सी दे रखा है एकेरस एस्केबिज एंड डी दे रखा है नॉन ऑफ दीज, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो गंजापन किस कवक के कारण होता है, टीनिया पेडिस, टीनिया कैपिटिस एंड सी में दे रखा है एकेरस एस्केबिज, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो गंजापन जो होता है वो होता है टीनिया कैपिटिस के कारण, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात कर ले, ये आपका कवक है जिसके कारण आपका गंजापन होता है। टीनिया पेडिस की बात कर ले तो ये आता है एथलीट फुट जो रोग होता है वो टीनिया पेडिस के कारण होता है, तो ये आपको नोट कर लेना है, एथलीट फुट। ओके, और एकेरस बीज अगर बात कर ले, ये कवक इसके कारण जो होता है खाज दाग खुजली वगैरह नहीं बोलता है, तो इसके कारण खाज होता है। अगर दाद की बात कर ले तो दाद, खाज दाद बोलते हैं ना, तो दाद की अगर बात कर ले तो दाद आपका जो होता है ट्राइकोफाइटान लेस कोशाय। राइट, तो ये आपको नोट कर लेना है, ट्राइकोफाइटान लेस कोशाय। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है। एक और नोट करवा देता हूँ, दमा कौन सा जो होता है, दमा इसमें कौन से कवक के कारण होता है दमा रोग, तो ये एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। थोड़ा सा नाम अजीब है आपका और याद करने में भी शायद आपको दिक्कत आए, बट आप नोट कर लीजिए एस्परजिलस एंड इसका इसी में है फ्यूमिगेटस। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए, नहीं किया तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत देंगे, 99% आंसर इसका गलत आने वाला है। तो एथिलीन का उपयोग होता है, ऑप्शन ए में दे रखा है फलों को पकाने में, बी मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि में, सी दोनों में, डी दे रखा है नॉन ऑफ दीज। चले, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एथिलीन का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है किस लिए, तो होता है फलों को पकाने में, क्योंकि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। नहीं भाई साहब, मादा पुष्पों की संख्या वृद्धि में, मतलब कि सीधा कहे तो दोनों में। राइट, तो एथिलीन का उपयोग बहुत सारे बच्चे फलों को पकाने में आंसर जानते हैं, बट ये दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ख़राब भी लगा तो भी बता दीजिएगा, अच्छा लगा तो भी बता दीजिएगा। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। कोई भी डाउट हो कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एंड आपको मतलब कि टेस्ट लेना हो, टेस्ट बाई करना हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आए तो। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर परीक्षा पर बाई कीजिए, परम 50 कोड यूज़ कीजिए। बाकी कोई डाउट हो मैसेज कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।